हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम लोग 17 की सेकेंड शिफ्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024। 17 की फर्स्ट शिफ्ट को हमने अपलोड कर रखा हुआ है, आप जा करके उसको जरूर से देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुणनफल कितने में इकाई का अंक बताइए। जब भी यूनिट डिजिट की बात की जाए ना, तो आप यूनिट प्लेस को लें। जैसे कि मैं इसमें यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ, 2 है पहले का, फिर 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 4 है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम हॉल में, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, यूनिट प्लेस सारे मैंने लिख लिए हैं। अब मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है, तो मैं इनसे इनका मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आएगा? 2 8 जा 16। 16 में भी मुझे यूनिट प्लेस भी लेना है, तो 16 में जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा? 6। देन फिर 6 से किसका मल्टीप्लाई करा देंगे? अगेन 9 का करा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54। 54 में भी मुझे क्या लेना है? यूनिट प्लेस ही लेना है, 4। अब अगर मैं 4 का 4 से कराऊंगा तो कितना आएगा? 16। 16 में भी क्या बच रहा है? यूनिट प्लेस 6, यानी 6 ही हमारा क्या है? आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। सी ऑप्शन जो है वो 6 आ रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है अगले क्वेश्चन को। देखिए मैं लिख ले रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4/12 मल्टीप्लाई 3/2। डिवाइड जो लिखा हुआ है मैं उसको क्रॉस करके लिख दे रहा हूँ। जब भी हम क्रॉस करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, 4/8 थी तो 8/4 हो जाएगी। -12 और +4 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? देखिए क्या जा रहा है, 4 3 जा 12, 12 चला जाएगा। 4 2 जा 8 से 8 चला जाएगा, और क्या बचेगा? 1 -8, यानी माइनस का 7। ये पूरा का पूरा 1 है, 1 -8 क्या हो जाएगा? -7। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें आंसर -8 भी दिया हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, इसको खत्म किया और सीधा -8 दिख रहा है, -8 ऑप्शन में भी है, तुरंत लगा दिया। इसको नहीं करना। ठीक है, ये गलती हो जाती है प्रेशर टाइम में, बट आपको ये नहीं करना है। ठीक है, 1 -8 करेंगे तो -7 इसका आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.3 एंड 0.04, 0.003 एंड 400 इवेल्यूएट करना है इसको। देखो इसमें ऑप्शन देखिए कि सारे के सारे जो ऑप्शन है ना वो सेम डिजिट पे आ रहे हैं, 144 1444। इनमें यानी कि आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इजी है, आप सॉल्व भी करेंगे तो भी ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार आप ऑप्शन देखें जाकर के। अगर ऑप्शन सेम है तो आप देखिए कि यहाँ पे डेसिमल का खेल है। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 0.3 है, 0.04 है, एंड 0.003 है, एंड 400 है। देखो ये जो 2 जीरो है, यहां से ये पॉइंट इसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने डेसिमल बच रहे हैं? 3 तो ये हो गए। ठीक है, इसका तो खत्म कर दिया काम। 3 और 1 4। मुझे बस ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 4 डिजिट पे डेसिमल लग रहा है। 4 डिजिट पे देखो किस पे लग रहा है करके। फर्स्ट ऑप्शन पे लग रहा है, यानी 0.144। ठीक है ना, 1 2 3 4 4 डिजिट पे लग रहा है, यानी ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं। देखिए इससे पहले ये करना है आपको कि आपको पता होगा कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का। इसका मतलब भी जरूरी है कि जैसे आपका एलसीएम कितना दिया हुआ है? 138, और आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है ना। हाँ, तो 15 का जरूरी है कि ये 138 को डिवाइड कर दे, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। 15 9 का 135 होता है, इसमें कितना लिखा हुआ है? 138, यानी ये इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नो सच पेयर एग्जिस्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना ये बात? एलसीएम जो होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है आपके एचसीएफ का। ठीक है, यानी कि एचसीएफ का जो भी आपका एचसीएफ होगा वो जरूर से जरूर डिवाइड करेगा आपको एलसीएम को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटा जाए, विभाजित किया जाए, तो पहला भाग आपको बताना है। पहले तो आप इस अनुपात को बांट लो। पहले तो आप इस अनुपात को देखो कैसे करेंगे।
जब भी इस तरीके का रेशियो दिया हो तो हमें एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा कि 2, 3 और 4 है ना, तो नीचे का जो भी लिखा हुआ है आप उसका एलसीएम ले लें। 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से 2 को डिवाइड करें, कितना आएगा 6, 6 1 में कितना हो जाएगा 6। फिर 3 से आप 12 को डिवाइड करें क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आया हुआ है 12, तो 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 2 से कितना हो जाएगा 8। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितने टाइम जाएगा 3, और 3 3 से क्या हो जाएगा 9। यही हमारा एक्चुअल रेशियो आ चुका है 6, 8 और 9। तो 8 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 ये कंप्लीट वैल्यू है, और कंप्लीट वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी गई है 851, क्योंकि 851 को ही तो इन रेशियो में बांटा गया था, तो 851 जो है वो कंप्लीट वैल्यू है। 851 कंप्लीट वैल्यू है, और ये रेशियो में हमारी जो कंप्लीट वैल्यू है 23। और हमसे पूछा गया है कि पहला भाग बताइए, पहला भाग क्या है आपका 6 है, 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 23 की वैल्यू आपको दी गई। जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना टाइम जाने वाला है 23 3 69, कितना बचेगा 16, 161, 23 7 161 हो जाएगा। 37 छक्का तो कितना हो जाएगा 37 3 111। 37 का 3 से मल्टीप्लाई आप हमेशा याद रखो क्योंकि ये नंबर बहुत बार पूछा जाता है। तो 37 3 111 और दूना कितना हो जाएगा 222, 222 हो जाएगा, ठीक है। 6 से भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 222 मतलब ऑप्शन नंबर आज का बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए रख कर देना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। पहले तो 10% लोग मर गए और शेष जो बचे थे उसमें से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या है, सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। तो सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन है। पहले तो आप देखिए 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी 10 लोग थे और 1 लोग चले गए। 10 में से 1 भाग जो है वो लोग चले गए, तो बचे लोग कितने हैं 9। इसके बाद फिर कह रहा है कि अब जो शेष के 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया है। 25% क्या होता है 1/4। 1/4 का भी मतलब क्या हो जाएगा कि 4 लोग थे 1 लोग चले गए, कितने बचे 3। तो हमको क्या पता चल गया कि इनिशियल और फाइनल रेशियो आ गया हमारा 9 3 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। अब आपको क्या दिया कह रहा है फिर जनसंख्या जो है वो घट करके 20-25 रह गई है। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या बतानी है। जनसंख्या घट करके ये पहले थी और ये अब हो गई है, यानी 27 की वैल्यू दी गई और आपसे पहले की पूछी जा रही है, यानी 40 की पूछी जा रही है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो हमेशा अपॉन में आता है और जिसकी पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में आता है। दी कितनी गई थी 20-25, ये 27 की वैल्यू थी, ये 27 के बराबर थी 20-25। देखिए 9 से कर देते हैं, 9 दिया 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18 जाएगा, 4 बचेगा, 9 दूना 45। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 21 और 3 बचे 15। 75 चौको 300 होता है, जीरो लग गई, ये हो जाएगा 3000 आपका। 3000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। जो गेन हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। फाइंड द गेन परसेंट। देखिए कैसे होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो देखो 11 एसपी के बराबर जो हो रहा है वो लाभ हो रहा है उसका, 11 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप 11 एसपी लिख लीजिए। आपको पता है लाभ होने का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होना। तो बेची कितनी चीजें गई हैं, आपने पता है 33 आर्टिकल बेचे गए। कितने आर्टिकल बेचे गए 33 मीटर। आप ऐसा सोच लीजिए कि आर्टिकल्स नहीं है, 33 आर्टिकल्स बेचे गए। एसपी माइनस सीपी होता है, लेकिन अब आपको सीपी नहीं पता है। देखो प्रॉफिट और लॉस आप तभी पता कर पाओगे जब आपको सीपी और एसपी सेम आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। सीपी और एसपी के सेम आर्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे 33 आर्टिकल्स बेच रहे हैं ना, तो आप खरीदने वाले भी आर्टिकल मान के चलिए कितने होंगे 33 होंगे। तो एसपी में से जब सीपी माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना। एसपी में से जब सीपी को माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो एसपी को एक तरफ कर लो और सीपी को एक तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एसपी इससे जाकर के घटेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 33 सीपी हो जाएगा और 11 में से 33 जाएगा, 33 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 22 एसपी बचेगा।
इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 11 में 33 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो आ गया यहाँ से कि नहीं आ गया? जो एसपी के पास है वो सीपी पे चला जाता है रेशियो बनाते समय, और जो सीपी के पास है वो कहाँ चला जाएगा? एसपी के पास आ जाएगा। अब आप देखो आसानी से निकाल सकते हो इसको, कैसे कि भाई 2 की चीज थी, 3 की बचेगी, प्रॉफिट कितने का हुआ है? आप बोलेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है? 2 पे हुआ है। 1/2 को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं क्या 50%? ये बात आपको समझ आ गई ना? 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ आया तो ठीक है। इसका एक और भी तरीका, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि जैसे इसने बोला था, ये साइड में कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे इसने ये बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचा गया, आप मान लीजिए कि कपड़ा 1 रुपए में बेचा गया। ठीक है, यानी 33 रुपए में कपड़ा बेच दिया गया, 11 एसपी के बराबर लाभ हुआ। हमने क्या बोला? एसपी को आपने 1 मान लिया है, यानी कि कोई चीज जो बेची जा रही है वो 1 रुपए में बेची जा रही है। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचा गया, तो 33 मीटर कपड़ा कितने का बेचा गया होगा? 33 रुपए का। और ऐसे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आपका एसपी था, ऐसे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 11 एसपी के बराबर हो रहा है। 11 एसपी के मतलब ये है कि 1 एसपी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर कपड़े की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए है, तो 11 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 रुपए हो जाएगी। ये आपका एसपी है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो क्या यहाँ से सीपी नहीं निकाल सकते हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 33 में से 11 का प्रॉफिट हुआ है, तो जो बचेगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका सीपी। यानी प्रॉफिट 11 को हुआ है और किस पे हुआ है? सीपी पे। यानी सीपी कितना है? 22। 11/22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। यहां से भी तो 50% आ जाएगा। जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। इसमें 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखो 3 वर्षों की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है अगर रेट ऑफ परसेंट जो है वो 2% अधिक कर दी जाती, जितनी थी मुझे नहीं पता है, 2% अधिक कर दी जाती, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो कितना अधिक हो जाता? ओवरऑल 6%। और पैसा भी कितना अधिक मिलता आपको? इस तरह से 420 रुपए अधिक मिलते हैं आपको। देखो 2% अधिक हो रही रेट साधारण ब्याज में, 2% अधिक हो रही है, कितने साल के लिए हो रही है? 3 साल के लिए हो रही है, तो टोटल कितना अधिक हो गया? 6%। और ओवरऑल जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है? 420 इंक्रीज हुई है। तो 6% की वैल्यू दी गई। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, क्या प्रिंसिपल हमारा 100% नहीं होता है? अगर 6 की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 7 42 हो जाएगा, 70। और ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7000। ठीक है, 1 की वैल्यू 70 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000। 7000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, क्यू ने 4,000 रुपए और आर ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिए। देखो पी और क्यू जो है वो तो रुपए निकाल रहे हैं, लेकिन जो आर है वो रुपए क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो कितना है? 34,950 रुपए दर्ज किया गया है। पी का हिस्सा बताना है। देखिए सिंपल सा वही फंडा है कि भाई पी क्यू आर का पहले रेशियो निकाल लिया जाए। अपना पी क्यू आर का रेशियो निकाल लिया जाए, पी क्यू और आर का। देखो पहले तीनों क्या है? प्रत्येक 20,000 रुपए निवेश कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये भी 20,000 रुपए निवेश कर रहा है, ये भी 20,000 रुपए निवेश कर रहा है और ये भी 20,000 रुपए निवेश कर रहा है। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 और आर ने। सभी का टाइम बराबर है, यानी कि 5 महीने बाद की बात हो रही ना। 5 महीने तक तो इन लोगों ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए। तो ये जो कैपिटल इनकी है 20,000 रुपए, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की जा रही है? 5। पहले 5 महीने के लिए इन्वेस्ट की जा रही है, तो ये सब के साथ क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात यहाँ तक की समझ आ रही ना? ये 5 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है, इसने भी 5 महीने के लिए और इसने भी 5 महीने के लिए। अब आगे की कहानी क्या कह रहा है इसकी? कह रहा है कि 5 महीने बाद पी 5,000 रुपए निकाल लेता। अगर ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, अब इसने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो इसके पास कितने रुपए बचे? 15,000।
लेकिन इसके पास टाइम भी कितना बचा हुआ है टाइम भी कितना बचा हुआ है इसके पास, 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर चुका है, तो जो बचा टाइम होगा इसके लिए बचा हुआ है 7, ठीक है ना, 7 महीने का टाइम इसके लिए बचा हुआ है। ऐसे ही इसने कितने निकाल रखे हुए हैं, इसने 4,000 रुपए निकाल रखे हुए हैं, तो इसके पास 16,000 रुपए बचेंगे, और इसके पास भी टाइम 7 महीने का, जो टाइम है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है, ये भी 7 महीने के लिए अब इन्वेस्ट कर पाएगा, और इसने निकाले नहीं है, इसने और इन्वेस्ट कर दिए रुपए, तो इन्वेस्ट कर दिए 6,000 अतिरिक्त, यानी कि कितने हो जाएंगे 26,000 रुपए। अब आप, क्योंकि अब ये ओवर ईयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो 20 पंचे 100 और 15 सत्ते 105, 100 और 105 कितना हो जाएगा 205, ठीक है, के को छोड़ दो, सबसे ही कॉमन मिलेगा आप चाहो तो, ठीक है, लिख लेते चलो, और 100 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112, 100 और 112 212 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो 100 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 14, 182 और 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 282 हो जाएगा, के सबसे निपट जाएंगे ना, ठीक है, के का कोई मतलब ही नहीं। देखिए ये रेशियो बन गया आपका प्रॉफिट का, ये रेशियो जो बना है वो किसका बना है, प्रॉफिट का। अरे फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, कैपिटल इनटू टाइम जब करवाते हैं हम लोग तो प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो है कैपिटल इनटू टाइम, यहाँ पे भी कैपिटल इनटू टाइम, तो ये जो रेशियो आ चुका है वो किसका रेशियो आ चुका है, प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 34,950, 34,950 है। तो हम ये देखें कि हमारा जो यहाँ से टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8 2 2 4 5 9, 8 1 9, 2 2 4 2 6, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, कह रहा है कि P का हिस्सा निकालना, P का हिस्सा क्या है, ये है ना 205, तो 205 की वैल्यू आपको निकालेंगे। चलो देखो किससे जा सकता है ये, क्या ये 5 से जा रहा है, 5 नंबर 45 की 4 5 का 30 4 34 बन तो रहा है, 34 पीछे से भी बन रहा है, ठीक है, 5 टाइम जा सकता है ये, 5 नंबर 45, ठीक है, 4 5 नंबर 45 4 49, फिर से 4 तो 5 का 30 4 34, पूरा 5 बार में जा रहा है, ये 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं 50 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा 50, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 इधर लगा देंगे, 55 25 बन जाएगा, और 5 गुना 10 10,250, 10,250 रुपए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या ये बात सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेटिव भी था, बट इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। देखिए बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैपिटल इनटू टाइम, जब भी इन्वेस्टमेंट वाली बात आती है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो कैपिटल और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और उससे जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो जो बनता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है, और आपको गिवन भी प्रॉफिट ही होता है, बस आपको उससे रिलेट कराना होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 परिणामों का औसत जो है वो 50 है, 11 चीजों का जो औसत है एवरेज है वो कितना है 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, पहले 6 परिणामों का जो औसत है वो कितना है 51 है, अंतिम 6 परिणामों का जो औसत है कितना है वो 59 है, ठीक है ना। देखिए आपसे पूछा गया कि छठा परिणाम बताइए, पहले में ये देख लेना कि कंडीशन कौन सी है। देखो टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी 11 थी, पहली 6 लेंगे और अंतिम 6 लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं, पहली 6 लेंगे और अंतिम 6 लेने पे वो जो छठा है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। पहली 6 लेंगे और अंतिम 6 लेंगे तो वो जो छठा नंबर है वो 2 बार आ रहा है, यानी ये ओवरलैप की कंडीशन बन रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो 6 6 12 आ रहा है, और जबकि टोटल संख्या कितनी है 11 है, ठीक है। तो जब भी ओवरलैप की कंडीशन होती है तो उसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको डेविएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा जा रहा है, सबका औसत 50 यानी कि सबके पास 50 50 है, यहाँ पे 51 है, तो कितना ज्यादा जा रहा है, 1 ज्यादा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना ज्यादा जा रहा है, आप बोलेंगे 9 ज्यादा जा रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे नंबर सेम होते हैं ना तो आप इसमें जो भी करना है, जो भी घट रहा है जुड़ रहा है जो करना है वो आप कर लो। 9 और 1 10 हो रहा है, 10 और 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 60, यानी ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है +60 इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है +60। ऐसे भी कर सकते हैं 6 एकम 6 9 छक्के 54, 54 और 6 मिलकर के भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे इजी ये रहता है कि अगर ये नंबर सेम है तो आप 9 और 1 10 कर लें जो भी हो रहा है यहाँ पे, और फिर इससे डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करा दें। क्लियर है ये बात। देखो जब भी ओवरलैप की कंडीशन होती है तो हम साइन ही चेंज करते हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो एवरेज के साथ इसको बढ़ा देते हैं, अगर ये घट रहा होगा तो एवरेज के साथ इसको घटा देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कंडीशन ओवरलैप की ना हो करके नंबर छूटने वाली होती
तो फिर बैलेंस करने के लिए जैसे +60 आ रहा तो उसको बैलेंस करने के लिए -60 करते, ठीक है। बट ये कंडीशन ओवरलैप की है तो +60 हो रहा है, यानी कि 60 ज्यादा है। 50 तो होना ही चाहिए, सबको 50-50 तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ये 60 ज्यादा है। तो हमारा जो छठा नंबर होगा, सिक्स्थ जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 50, और उससे 60 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 110। 110 इसका करेक्ट आंसर होगा। 110 इसका कौन सा ऑप्शन है? सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से एक एक दिन में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? देखो दीप्तेश कार्य कर रहा है 9 दिन में, है ना, 9 दिन में काम कर लेता है पूरा, और तुषार जो है वो 12 दिन में काम कर लेता है। हम ये देखेंगे कि टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। ये बात क्लियर है ना? इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना है टोटल काम? 36 है, ये 9 दिन में कर रहा है तो 9 चौको 36, एक दिन में ये 4 काम करता है। 12 3 36, एक दिन में ये 3 काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्टरनेट वाला है, तो हम देखेंगे पहले काम शुरू कौन कर रहा है। तो जो पहले काम शुरू कर रहा है वो दीप्तेश है। दीप्तेश एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो पहले दीप्तेश आया, 4 काम कर गया, तो एक दिन खत्म हो गया। अब जो दूसरे दिन है वो तुषार आएगा, तुषार आएगा तो 3 काम खत्म कर देगा। 4 और 3 मिलकर के जो ये काम हुए वो कितने दिन में हो गए? 2 दिन ही तो लगेंगे ना, यानी कि टोटल कितने काम हो गए? 4 और 3 7 काम हो गए। आपके 7 काम हुए, लेकिन ये 2 दिन में हुए। 7 काम हुए हैं, ये 2 दिन में हुए, ठीक है। तो अब हमें काम करने कितने हैं? 36 काम करना है, ठीक है। तो आप इसको पहले इसके पास ले जाओ। क्या कर सकते हैं? 7 गुना 35 नहीं कर सकते क्या? 35 हो जाएगा। अगर इसका 5 गुना कर रहे हैं तो डेज का भी 5 गुना हो जाएगा अपने आप। कितना आ जाएगा? 10 डेज आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक की तो बात क्लियर है। अब जो है ना, अब काम बचा एक, लेकिन इसको स्टार्ट कौन करेगा? तो देखो ये ना साइकिल चल रही थी कि पहले दीप्तेश आ रहा था, फिर तुषार आ रहा था। ऐसे साइकिल चलते चलते ये 5 जो है साइकिल चली हुई है, तो इसमें तुषार ही तो लास्ट काम कर रहा होगा। अब इसके बाद फिर से रीस्टार्ट कौन करेगा? दीप्तेश करेगा, है ना। यानी दीप्तेश एक दिन में कितना काम करता है? 4। एक दिन में 4 काम करता है। लेकिन मुझे 4 काम थोड़ी नहीं कराना है, हमें तो एक काम कराना है, क्योंकि 35 काम तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो काम बचा हुआ मेरा एक। तो एक दिन में अगर ये 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4। एक काम जो करेगा वो कितने दिन में करेगा? यानी अगला जो काम होगा 36 वो 1/4 दिन में करेगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 होल 1/4। क्या ये बात तुमको समझ आ गई भाई? 10 होल 1/4 कितना हो जाएगा? 41/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41/4। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। एक मिनट, 87 था ना? हाँ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 41/4, ठीक है। यहां से बस ध्यान रखना होता है कि जब भी यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होती है तो साइकिल कंप्लीट होती है, जो स्टार्ट करेगा पहले वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88। देखिए एक सीरीज दी गई है 14 10 6 2, 14 10 6 2, ठीक है। सो ऑन है, आपको बताना है 14वां पद बताना है आपको, ठीक है। 14th टर्म बताना है, 14th टर्म बताना है, A14 बताना है आपको। क्या करोगे? A + 13B, एक कम कर देते हैं, A निकल आया, 13 बचे, ठीक है। जो पहले लिखा होता है सीरीज में वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी A होता है, ठीक है। डिफरेंस देखने के लिए आप देखेंगे कि 14 में से 10 कितने की कमी आ रही है? 4 की कमी आ रही है, ठीक है। तो ये -4 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा आपका? -4 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 13, D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -4। क्लियर है ये बात? 13 चौको 52, और 52 में से 14 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा 8, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस का 38 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो टर्म का फॉर्मूला था। समेशन का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाता तो समेशन का फॉर्मूला होता है Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1/2, 2a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है, ये ऐसे भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको इनिशियल और लास्ट टर्म यानी फाइनल टर्म पता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस l। ठीक है, l का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको लास्ट टर्म पता है और इनिशियल टर्म भी पता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। समेशन के लिए फॉर्मूला है। देखिए अगला क्वेश्चन 89 है, कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का जो आधार है इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। आधार जो है ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई का लागत जो है वो 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, इसके अनुसार जो है टोटल जो लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, 33। देखिए टोटल जो खर्चा आ रहा है वो 3.3.18 आ रहा है। क्लियर है? प्रति वर्ग मीटर का तो नहीं कहेंगे, इसमें 100 वर्ग मीटर का दिया गया, लेकिन आप इसको प्रति वर्ग मीटर बना लो। जैसे 24.68 पर 100 मीटर स्क्वायर दिया है, तो आप इसको पर मीटर स्क्वायर बना लें। ठीक है, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे बना लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में आपको कि पर मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2468 पर मीटर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट थी, ये आपका पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, ये पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। क्या यहाँ से एरिया नहीं निकल जाएगा? तो जब भी एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए देखो हमें एरिया निकालना है ना, बेस निकालना है, ट्रायंगल है, तो क्या होता है फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखो ये भी एरिया है और एरिया के इक्वेट करना है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट दी गई वो कितनी दी गई है, 3,3,3,1,8। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या दी गई है, 0.2468 दी गई। ध्यान से समझिएगा इसको, ये दी गई है। और इसने पहले यहाँ पे ये बोला था कि जो बेस है वो हाइट का 3 गुना है। बेस जो है हाइट का, अगर हाइट h है तो जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 3h नहीं कह सकते क्या हम लोग, बेस जो है वो हाइट का 3 गुना। अगर हाइट h है तो बेस कितना हो जाएगा, 3h टाइम नहीं हो जाएगा। ठीक है, याद है की बात क्लियर है? ये 2 पॉइंट पे आ रहा है, ये 4 पॉइंट पे आ रहा है। अगर नीचे 4 पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ जाने वाले हैं। क्लियर है? अब आप देखिए इसको कट कर दो, 3 से ही चला जाएगा पूरा का पूरा, 3,1,1,0,6 00 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको भी कट कर दो 2 से, 1 2 3 4। ठीक, h स्क्वायर यहाँ बन रहा है। और पूछा क्या गया इसमें, इसका आधार निकालना है आपको। देखिए कहाँ पे जा रही है, कैसे खत्म होगा, 1 मिनट 12 और यहाँ पे 11 तो नहीं, 111। कितने टाइम लगभग जा रहा है, 12 नमी 108, 9 बार जा रही है। 9 चौको 36, 9 3 27, 0 बन जाएगा। ठीक है, 9 2 18, 3 21, बिल्कुल जा रहा है, 9 से चला जा रहा है, ये कंप्लीटली 900 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 और ये 00 9 900 हो जाएगा। ठीक है, h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 900 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो h आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर में था 30 मीटर आ जाएगा। लेकिन इसमें बेस पूछा गया है, तो बेस जो था ना वो 3h था। क्या था, 3 गुना था, हाइट का 3 गुना था। अगर हाइट आपकी 30 आई है तो बेस जो है वो कितना आ जाएगा आपका, बेस जो है वो आ जाएगा 90, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 90 मीटर आपका बेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। क्लियर? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कैलकुलेटिव भी था थोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। मिनट में पूछा गया आपसे। दूरी कितनी दी गई है, 500 की दी गई है। चाल क्या दी गई है, यहाँ पे दूरी बट्टे चाल करके समय निकाल सकते हैं ना। तो चाल कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। किलोमीटर पर आवर को आप क्या कर लो, 5/18 से, जो 18 से डिवाइड करेंगे वो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका जो आंसर आएगा सेकेंड में आएगा, लेकिन आपको तो मिनट में लाना है। तो मिनट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड और करवा दो। अब जो ये आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, मिनट में। क्या ये बात आपको समझ आ गई ना? देखिए 5 गुना 10 100, ये पूरा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है ना, और इसके बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
18 25 90, चलो यहाँ पे 90 लिख लेता हूँ मैं इनको कट करके, 18 25 90 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9/6 का मतलब कितना है 3/2, यानी 1.5 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा 1.5 मिनट। क्लियर ये बात, 1.5 मिनट का, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, किसी ने छोड़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला आपका डीआई वाला है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है इसमें, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। The following line graph gives the ratio of the amount of imports by a company to the amount of the exports from the company over the period from 2001 to 2007। देखो आपको जो रेशियो दिया गया है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया गया, यानी आयात और निर्यात का रेशियो दिया गया। ठीक है, आयात और निर्यात का रेशियो दिया गया, इसका मतलब है कि आयात को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे आयात, और आयात को मैं इंपोर्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और एक्सपोर्ट का जो रेशियो दिया गया वो इस तरह से दिया होगा। ठीक है, इंपोर्ट ऊपर एक्सपोर्ट नीचे रहेगा। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और इसका मतलब देखो मैं समझा देता हूँ कि वहां पे रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मैं जैसे पहली वैल्यू ले रहा हूँ 2001 की, जो वैल्यू वो 0.6 है, तो 0.6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या 6/10, तो जो 6 है ना वो इंपोर्ट बता रहा है भाई, और जो 10 है वो एक्सपोर्ट को बता रहा है, यही इसका रेशियो है। ठीक है, 6/10, 8/10, 3/10, और ऐसे आप 12/10, 15/10, 9/10, 16/10, ऐसे करके आप रेशियो देख सकते हो। तो देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये कह रहा है इस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है। निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है, यानी कि जो आयात के ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपका बिल्कुल लीस्ट होना चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है। ठीक है, 0.3 को आप देखोगे तो 3/10 है। ठीक है, 10 तो सब जगह है, सबसे कम क्या है इसमें, उसमें से भी सबसे कम आयात कौन सा है 3 वाला, यानी आपका ऑप्शन जो है, अच्छा ईयर में दिया हुआ है तो ईयर में आपका 2003 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बहुत सिंपल था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। निर्यात जो है, निर्यात ये आयात से अधिक है, निर्यात आयात से, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर अधिक है। डिनोमिनेटर अधिक है इसका मतलब जो वैल्यू है वो 1 से कम की होगी। देख लो आपके लाइन ग्राफ में वैल्यू जो 1 से कम है वो सारी की सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो कम वाली होंगी। 0.6, 0.8, 0.3, 0.9, ये 4 ऐसे ईयर हैं जिसमें की वैल्यू जो है वो आयात की कम है। ठीक है, क्लियर है ना, ये बात समझ आती है, चाहे आप करके देख लीजिए। 6/10, 8/10 है दूसरे की, फिर 3/10 है, फिर ऐसे लास्ट वाले की देखेंगे 2006 की तो वो 9/10 है। बाकी सब में तो 12/10, यानी 10 नीचे और 12 ऊपर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा। हमें ये दिखाना कि इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट देखो यहाँ पे कम है एक्सपोर्ट से। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा ना वहां पे वैल्यू 1 से कम आती है। इसका मतलब वो सारी वैल्यू जो कि 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से 0 के बीच में लाई कर रही है, वो सारी की सारी वैल्यू आपकी क्या होंगी, वो वैल्यू होंगी जिसमें निर्यात आयात से अधिक है। ठीक है, निर्यात अधिक है, यहाँ पे ये निर्यात जो है वो अधिक है। ऐसे कितने साल है, 4 साल थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बन गई ये बात आपको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93 वाला कह रहा है कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, कंपनी का आयात 260 करोड़ है, कंपनी का निर्यात बता रहा है, 2002 को पहले ढूंढो। 0.8 है, 0.8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 8 और 10, आपको आयात की वैल्यू दी गई है, आयात ऊपर वाला है, निर्यात नीचे वाला है। ठीक है, 260 करोड़ दी गई है, 260, आपसे 10 की वैल्यू पूछी गई। देखो इसको कट करो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, आप ऐसे कर दो सीधा सीधा कि 260 की वैल्यू दी गई आपको, 8 की वैल्यू दी गई है, 10 की पूछी गई है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, कितना बचेगा यहाँ पे 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा तो ये मिलकर के 40 हो जाएगा, 8 5 40, 325 आ जाएगी वैल्यू। जो 10 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 325 करोड़ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 94 नंबर कह रहा है कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2003 देखो
0.3 है और 2004 1.2 है। करें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? कोई रिलेशन तो उसमें कोई वैल्यू भी नहीं दी गई है ओवरऑल, कोई रिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कोई बता नहीं सकता हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी देखो दिया हुआ है, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, इसका डेटा इनएडिक्वेट है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसमें वैल्यू नहीं दी गई तो आप कोई रिलेशन नहीं फाउंड कर सकते इनके बीच में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा, डेटा इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। अगला देखिए 94 था ना ये, 95 नंबर देखिए। कह रहा है यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 मिल करके जो कुल निर्यात है वो कितना है? 500 ठीक है करोड़ था। 2005 में आयात बताना है आपको। देखिए 2004 में 240 करोड़ आयात हुआ है, तो 2004 का पहले डाटा देखते हैं। 2004 1.2 है, 1.2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 12/10। ठीक है, अब देखो कह रहा है 2004 में 240 करोड़ रुपए आयात, आयात क्या था ऊपर वाला, ये 240 करोड़ है, तो ये क्या है 12 दूना 24 20, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 आ जाएगी। ये निर्यात आ गया, 2004 की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 2004 और 5 मिलकर के जो निर्यात बन रहा है वो 500 बन रहा है। 2004 का और 2005 का जो टोटल निर्यात बन रहा है वो कितना बन रहा है? 500, जिसमें से 2004 का तो हमको निर्यात पता है ना 200 रुपए, तो 2005 का नहीं आ जाएगा। टोटल कितना बन रहा है? 500, तो 500 में 200 घटा देंगे 300 आ जाएगा आपका 2005 का। भाई 2004 का 200 दिया गया था, टोटल कितना बन रहा था? 500 बन रहा था, तो 500 में से 200 निकाल देंगे, ये जो 300 बचेगा वो किसका आ जाएगा? 2005 का। ठीक है, तो ये 2005 का आ गया। इसके बाद वो कह रहा है कि 2005 में आयात कितना था? ये क्या था आपका? एक्सपोर्ट दिया गया है, वो पूछ रहा है कि आयात कितना, इंपोर्ट कितना होगा 2005 का। तो पहले 2005 का डेटा देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 2005 में 1.5 का मतलब है भाई 15/10, कितना है? 15/10 है। ठीक है, और आपसे ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी? एक्सपोर्ट की, ये वैल्यू थी आपसे, और इंपोर्ट की वैल्यू पूछी गई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 15 से 45, 450 करोड़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 450 करोड़ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपका इससे पहले वाला था। ठीक है, लेकिन उसमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया था, इस वजह से उसको नहीं फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर है तो पूरा एक तरीके से रिलेशन एक दूसरे से लिंक करके दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 450 करोड़। ठीक है, ये था आपका डीआई, और इसके बाद तो है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ये आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके मैथ सेक्शन के।